हेलो स्टूडेंट, जो क्लास में है वो एक बार रिप्लाई करें। जो क्लास में है एक बार रिप्लाई करें। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है तो एक बार बताएं। थोड़ा लेट हो गया है ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। जो क्लास में है एक बार रिप्लाई कर दें। उपासना गुड मॉर्निंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हैं वो ठीक है, जो नहीं है वो आ जाएं क्लास में। क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों ने कल की क्लास में जो है, क्लास में एक बार रिप्लाई करें फटाफट से। हम लोगों ने कल की क्लास में फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि क्या है फर्टिलाइजेशन। उदय गुड मॉर्निंग। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है हम लोगों ने कल की क्लास में इसके बारे में पढ़ा था ना। तो आज फर्टिलाइजेशन का सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का आज सेकंड लेक्चर होगा और सेकंड लेक्चर में हम लोग इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी केमिकल और फिजिकल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के केमिकल इवेंट क्या होते हैं और फर्टिलाइजेशन के फिजिकल इवेंट क्या होते हैं, इनके बारे में बातें करनी है। ठीक है, अब ये यूनिट आपका सेकंड है और सेकंड यूनिट में आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है फर्टिलाइजेशन और दूसरा टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ना। सतीश गुड मॉर्निंग। फर्टिलाइजेशन का टॉपिक चल रहा है अभी, आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग साथ में सपोर्ट करें, नहीं तो फिर आप लोग क्लास में गायब हो जाते हैं। दीज आर नॉट गुड फॉर, ये गुड अच्छी बात नहीं है आपकी पढ़ाई के लिए। कहते हैं ना कम से कम क्लास में एक बार आ जाया करें आप लोग ना। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फिजिकल एंड केमिकल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में स्पर्म का देखिए क्या हुआ था। स्पर्म का ओवा के साथ या सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूजन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है ना। ये जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक, और ये जो जाइगोट का निर्माण हुआ है यही होता है प्रक्रिया किसका, फर्टिलाइजेशन का। ये प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन का। अब जाइगोट से जब बेबी का निर्माण होता है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया। तो हमें अभी ये नहीं पढ़ना है, अगले मतलब अगला टॉपिक है वो कल स्टार्ट करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान यानी ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया हुई है इस दौरान कुछ घटनाएं घटती हैं। जैसे ये स्पर्म जो है वो इसके दीवार को, यानी ये जो ओवा है वो इसका जो दीवार है ये मोटा सा है, इसको तोड़ना भी है। ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर पाए जाते हैं इस तरीके से, इनको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये लेयर ऐसे पाए जाएंगे, इन लेयरों को तोड़ना है। तोड़ के स्पर्म को अपने न्यूक्लियस को ना, स्पर्म जो है उसको अपने न्यूक्लियस को इनके अंदर यानी इसके oocyte में, इसके न्यूक्लियस में भेजना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब ये भेज दिया जाएगा तो दूसरा स्पर्म इसके अंदर ना एंटर करे, इसको भी इंश्योर करना है। ठीक है, तीसरी बात करनी है कि जो ये प्रक्रिया हो जाएगा उसके बाद एग को एक्टिवेट भी करना है। तो यानी कई सारी प्रक्रियाएं हैं जो फर्टिलाइजेशन के दौरान और फर्टिलाइजेशन के कुछ समय बाद प्रोसीड की जाती हैं इनके द्वारा, यानी एग के द्वारा या स्पर्म के द्वारा। तो उन प्रक्रियाओं को हम इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिनमें कुछ केमिकल इवेंट होते हैं और कुछ फिजिकल इवेंट होते हैं। तो
तो देयर आर द केमिकल एंड फिजिकल इवेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। और ये कौन कौन से इवेंट होंगे? पहला होगा एक्रोसोमल रिएक्शन, दूसरा होगा कार्टिकल रिएक्शन, तीसरा स्पर्म की एंट्री, कैरियोगैमी और एक्टिवेशन ऑफ एग। ये आपके फिजिकल और केमिकल इवेंट हैं। अब ये इस पे लॉन्ग नोट भी आ सकता है और इन सब पे शॉर्ट नोट भी सब पे आ सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट मेनली किस पे आ सकता है? ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए। ये तीन मुख्य हैं जो शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक को और देखते हैं कि है क्या एक्रोसोमल रिएक्शन ना। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है इसे समझिए। जब ये एक्रोसोम, ये स्पर्म आता है और ये फीमेल गैमिट है, फीमेल गैमिट रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte के रूप में रिलीज होते हैं। और फीमेल गैमिट के ऊपर का ये लेयर जो होगा इसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। ऐसे ये जोना पेलुसिडा है, इसके ऊपर जोना पेलुसिडा के ऊपर का जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। इनके ऊपर का जो लेयर है इनको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो जोना पेलुसिडा हो गया और कोरोना रेडिएटा हो गया। स्पर्म का एक्रोसोम जो होगा, स्पर्म का ये एक्रोसोम जो है, ये स्पर्म का एक्रोसोम है। और स्पर्म का एक्रोसोम जो है वह कुछ एंजाइम को सिक्रीट करेगा और क्या करेगा? जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को तोड़ते हुए अंदर घुसेगा और अपने न्यूक्लियस को इनके अंदर ट्रांसफर करेगा, ये प्रक्रिया करेगा। अब ये क्या सिक्रीट करता है, कैसे करता है, इनको बातों को समझिएगा। आफ्टर द ओवुलेशन, जब ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है? द सेकेंडरी oocyte रीच इन द फलोपियन ट्यूब, ठीक है। सेकेंडरी oocyte कहां आता है? फलोपियन ट्यूब में। ये सारी बातें आपको पता है ना। ओवुलेशन का मतलब है ओवरी से सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना, ओवरी से सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना। और कहां रिलीज होगा? फलोपियन ट्यूब में, ठीक है। आगे द कैपेसिटाइज्ड स्पर्म, स्पर्म के कैपेसिटाइजेशन के बारे में पढ़ा है। द कैपेसिटाइजेशन या कैपेसिटाइज्ड स्पर्म अंडरगो एक्रोसोमल रिएक्शन। ये स्पर्म फलोपियन ट्यूब में पहुंचा और वहां ये सेकेंडरी oocyte पहले से मौजूद है ना। तो क्या करेगा? एक्रोसोमल रिएक्शन ना, अंडरगो एक्रोसोमल रिएक्शन एंड रिलीज वेरियस केमिकल फ्रॉम द एक्रोसोम। कई सारे केमिकल्स निकालते हैं, उन सारे केमिकलों को कलेक्टिवली कॉल्ड कहते क्या है? उन सारे केमिकलों को हम स्पर्मलाइसिन कहते हैं। जो एक्रोसोम से निकाले जाते हैं उन सारे केमिकलों को हम स्पर्मलाइसिन कहते हैं। इनको याद रखेंगे। अब स्पर्मलाइसिन में होगा क्या? जो कोरोना रेडिएटा है उसको तोड़ने के लिए एंजाइम होंगे, जोना पेलुसिडा है उसको तोड़ने के लिए एंजाइम होंगे ना, और स्पर्म और ओवा को अटैच करने के लिए भी कुछ एंजाइम होंगे। तो देखिए क्या है स्पर्मलाइसिन में। द इंपॉर्टेंट स्पर्मलाइसिन आर हाइलुरोनिडेज एंजाइम है। हाइलुरोनिडेज क्या करता है? एक्ट ऑन द ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ फॉलिकुलर सेल या फॉलिकल सेल, जिसको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। फॉलिकल सेल को, ये जो बाहर बाहर दिखाई दे रहा है ना। आगे क्या लिखा? फॉलिकुलर सेल मतलब अंडर ब्रैकेट कोरोना रेडिएटा सराउंडिंग द ओवम ना, एंड हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट द एग कवरिंग ना। तो एग कवरिंग को पेनिट्रेट करने में ये थोड़ा सा मदद करता है। आगे है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो डाइजेस्ट करता है कोरोना रेडिएटा को, ठीक है ना। ये डिसॉल्व कर देता है किसको? कोरोना रेडिएटा को। ये इन्होंने ग्राउंड सबस्टेंस पे एक्ट करेंगे फॉलिकल के, उनको अटैच करने का काम करते हैं
और तोड़ने में भी मदद करवाते हैं, लेकिन एक्चुअल तोड़ता कौन है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। दूसरा है जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम आल्सो, इसको क्या कहते हैं? जोना लाइसिन कहते हैं या एक्रोसिन कहते हैं ना। जोना पेलुसिडा या जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम को हम एक्रोसिन या जोना लाइसिन कहते हैं, और ये डाइजेस्ट करता है जोना पेलुसिडा के लेयर को। तो ये डाइजेस्ट होता है जोना पेलुसिडा, ये पूरा नहीं करेगा, जिस जगह पे जिस पॉइंट पे अटैच हुआ है उसी जगह को ये पंचर करेगा। क्यों? क्योंकि अपने न्यूक्लियस को अंदर की तरफ भेज सके। पूरा इस पर में अंदर नहीं जाएगा, केवल न्यूक्लियस भेजा जाएगा। यहां तक क्लियर? देखिएगा आगे, ये डायग्राम है। इन डायग्रामों में आपको ये एंजाइम को सिक्रीट करते हुए दिखाई दे रहा है, इनको तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है सेकेंडरी ऊ साइड का, और फिर उसके बाद इन्होंने अपने न्यूक्लियस को यहां पे छोड़ देना है, फिर दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करने हैं। ठीक, चलें आगे देखिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग एक्रोसोमल रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक्रोसोमल रिएक्शन को प्रभावित कर सकते हैं? पहला है ऑप्टिमम पीएच, चाहिए एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए। एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए हमें ऑप्टिमम पीएच की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा होगा कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। चौथा होता है एप्रोप्रिएट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और ये फैक्टर जो है वो क्या करेंगे? इसेंशियल है एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए। आगे, अगर कैल्शियम आयन ना, कैल्शियम आयन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल किसमें? एक्रोसोमल रिएक्शन में। अगर कैल्शियम आयन नहीं हुआ तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर नॉट डन, आर नॉट कंप्लीटेड। अगर कैल्शियम आयन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। देखिएगा, कैल्शियम आयन प्ले मेजर रोल इन द एक्रोसोमल रिएक्शन। कैल्शियम आयन एक्रोसोमल रिएक्शन में मेजर रोल प्ले करता है। आगे, इन अब्सेंस ऑफ कैल्शियम आयन, अगर कैल्शियम आयन नहीं हुआ तो क्या होगा? इन अब्सेंस ऑफ कैल्शियम आयन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, और नहीं होगी तो क्या होगा? द एक्रोसोमल रिएक्शन, यहां हो गया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी अगर ये कैल्शियम आयन नहीं हुआ। द एक्रोसोमल रिएक्शन प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, ये भी याद रखना है। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म को रोकेगा, कई सारे स्पर्म को अंदर नहीं जाने देगा, एक ही स्पर्म अंदर जाएगा। और ये क्या करता है? पहला, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ या प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी यानी एंट्री ऑफ मल्टीपल स्पर्म। दूसरा काम क्या करेगा? ये दूसरा काम करता है इंश्योर द मोनोस्पर्मी, ये निश्चित करता है कि केवल एक ही स्पर्म ने रिएक्शन किया है ना, एक से ज्यादा स्पर्म ने नहीं किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कई सारे बनेंगे। एक क्वेश्चन कैल्शियम आयन का बनेगा कि क्या कैल्शियम आयन ना रहे तो फर्टिलाइजेशन होगा? तो कहेंगे नहीं होगा। पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है, ये भी बात समझ में आ गया ना, प्रिवेंट करेगा। और क्या करेगा? इंश्योर करेगा मोनोस्पर्मी को, मोनोस्पर्मी को क्या करेगा? इंश्योर करेगा। तो ये तीन बातें आपको याद रखना है एक्रोसोमल रिएक्शन में। ऑप्शन में क्वेश्चन पूछते हैं। और क्या करता है? कौन कौन सा एंजाइम निकलता है यहाँ पे? हेलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये तीन एंजाइम निकलते हैं। तीनों को मिला के स्पर्मलाइसिन कहते हैं, तीनों को मिला के स्पर्मलाइसिन कहते हैं। हेलुरोनिडेज स्पर्म और ओवा को अटैच करने का काम करता है, ग्राउंड सबस्टेंस की तरह काम करता है। और क्या बोलते हैं, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करता है? डाइजेस्ट या डिसॉल्व करता है कोरोना रेडिएटा को, और जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करता है। तो कहेगा क्या पूरे को डाइजेस्ट करता है? नहीं, एट द साइट ऑफ इंटरैक्शन, जहां पे इंटरैक्शन हुआ है वहां पे ये डाइजेस्ट करता है। अब बात आता है कार्टिकल रिएक्शन की, ठीक है। अगला स्टेप आता है, ठीक, अगला इवेंट है कार्टिकल रिएक्शन ना, या मैकेनिज्म ऑफ कार्टिकल रिएक्शन। अब ये कार्टिकल रिएक्शन क्या है? ठीक है, देखिएगा।
ये इस तरीके से जोना पेलुसिडा है ना। स्पर्म जब इसके ऊपर अटैक कर दिया तो अब बातें खत्म हो चुकी थी, स्पर्म ने एक्ट कर दिया था इनके ऊपर। अब इनके अंदर भरे हुए हैं ऊप्लाज्म, इनके अंदर भरे हुए हैं ऊप्लाज्म, और इन ऊप्लाज्मों में पाए जा रहे हैं ये छोटे छोटे से ग्रेन्यूल, कार्टिकल ग्रेन्यूल। जब इस स्पर्म ने अपने न्यूक्लियस को इनके अंदर डाल दिया, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, ठीक है ना, स्पर्म के न्यूक्लियस इनके अंदर आ गए। अब क्या करेंगे, ये कार्टिकल ग्रेन्यूल अपनी साइज को बढ़ाएंगे। ये कार्टिकल ग्रेन्यूल, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके कार्टिकल ग्रेन्यूल हैं, कार्टिकल ग्रेन्यूल हैं जो पाए जा रहे हैं ऊप्लाज्म में ना। कार्टिकल ग्रेन्यूल अपने साइज को बढ़ाएंगे और ये बड़े बड़े से ऐसे होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आके अटैच हो जाएंगे। कार्टिकल ग्रेन्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आके ऐसे अटैच हो जाएंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होने के बाद इनके अंदर कार्टिकल एंजाइम बनना शुरू हो जाएगा। कार्टिकल ग्रेन्यूल के अंदर कार्टिकल एंजाइम बनना शुरू हो जाएगा, और कार्टिकल ग्रेन्यूल इस एंजाइम को एक्सोसाइटोसिस मेथड के थ्रू ऐसे फूट फूट के निकलने लगेंगे। और ये निकलेंगे कहां, ये जोना पेलुसिडा का लेयर है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आपको जोना पेलुसिडा है, इसके अंदर का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इनके बीच में जो है ये बिटलाइन स्पेस कहते हैं, जो खाली जगह दिखाई दे रहा है येलो वाले और पिंक वाले के बीच में, इनको बोलते हैं पेरी बिटलाइन स्पेस कहते हैं। अब यहीं पे ये निकलना शुरू होगा कार्टिकल एंजाइम, यहीं पे कहा, पेरी बिटलाइन स्पेस में फूट फूट के कार्टिकल ग्रेन्यूल कार्टिकल एंजाइम निकालेंगे ना। उस प्रक्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। अब एक्सोसाइटोसिस से कार्टिकल ग्रेन्यूल बाहर निकले। अब कार्टिकल ग्रेन्यूल क्या करेंगे, ये कार्टिकल ग्रेन्यूल आएंगे और जोना पेलुसिडा को क्या कर देंगे, हार्ड कर देंगे ना। क्या कर देंगे, जोना पेलुसिडा को पूरा हार्ड कर देंगे, और जिसके वजह से एडिशनल स्पर्म जो इसके अंदर एंटर करना था वो अब एंटर नहीं करेगा ड्यू टू हार्डनेस ऑफ जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा आप देखिए भैया जी, ये हार्ड हो गया, और ड्यू टू दिस नो एनी एडिशनल स्पर्म एंटर इन दिस, इसमें कोई एडिशनल स्पर्म नहीं एंटर करेगा ड्यू टू दिस। इसके वजह से क्या होगा, पॉलीस्पर्मी की प्रक्रिया प्रिवेंट होगी। चलो समझ में आ गया कार्टिकल रिएक्शन क्या है। कार्टिकल ग्रेन्यूल प्रेजेंट इन द ऊप्लाज्म, कार्टिकल ग्रेन्यूल कहां पाया जाता है, ऊप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा और कार्टिकल एंजाइम निकालेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ड्यू टू दिस द हार्डन ऑफ द जोना पेलुसिडा हार्डन हो जाएगा और ये प्रक्रिया होगी और एडिशनल स्पर्म एंटर नहीं करेगा। देखिएगा, देयर आर फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन द कार्टिकल मैकेनिज्म ऑफ कार्टिकल रिएक्शन। पहला होता है स्पर्म बाइंडिंग करना एंड कैल्शियम इनफ्लक्स होगा, कैल्शियम का सिग्नलिंग होगा, एक्सोसाइटोसिस ऑफ कार्टिकल ग्रेन्यूल होगा, फिर जोना के पेलुसिडा के साथ रिएक्शन करेगा ना। देखिएगा, द कार्टिकल रिएक्शन इंश्योर द मोनोस्पर्मी, ये इंश्योर करता है मोनोस्पर्मी को बाय प्रिवेंटिंग द पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी को रोकता है, यानी बहुत सारे मतलब एडिशनल स्पर्म को एंटर होने से रोकता है, और मोनोस्पर्मी को इंश्योर करता है। देखिए पहले स्टेप में क्या कर रहा है ना, स्पर्म बाइंडिंग एंड कैल्शियम इनफ्लक्स। जब स्पर्म बाइंड करता है किसके साथ, ओवा के मेम्ब्रेन के साथ ना, फीमेल गैमेट के मेम्ब्रेन के साथ, तो क्या कर देता है, द फ्यूजन ऑफ फर्स्ट स्पर्म, पहला स्पर्म फ्यूज करता है विद द एग, ठीक है, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन लीड टू रिलीजेस ऑफ कैल्शियम। तब कैल्शियम आयन सिक्रीट होना शुरू होता है, कहां से, ओवा के ऊप्लाज्म में पाए जाने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब ये कैल्शियम आयन की सिग्नलिंग होगी। द इंक्रीजेस ऑफ, जब सेल के अंदर कैल्शियम आयन इंक्रीज करेगा, द इंक्रीजेस ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन एक्ट एज अ सिग्नल
एक्टिवेट द एग, अंडे को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट द एग सेलुलर मशीनरी बाय द फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगला काम होगा कैल्शियम आयन क्या करेगा, एग को एक्टिवेट करेगा कि अगला प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन का शुरू किया जाए। इसीलिए कहते हैं कैल्शियम आयन अगर नहीं रहेंगे तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अफेक्टेड होगा। अब क्या होगा, अब उस दौरान अब एक्सोसाइटोसिस ऑफ कार्टिकल ग्रेन्यूल, देखिएगा द राइज ऑफ कैल्शियम कंसंट्रेशन, जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा काजेस द कार्टिकल ग्रेन्यूल ना, ठीक, वो एक्ट करेगा किसके ऊपर, कार्टिकल ग्रेन्यूल पे, टू फ्यूज विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कार्टिकल ग्रेन्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करने के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा और उस दौरान कार्टिकल ग्रेन्यूल की साइज भी बढ़ती है। ठीक है, एंड रिलीजेस द कार्टिकल एंजाइम, और कार्टिकल एंजाइम रिलीज करता है कहां, पेरीबिटलाइन स्पेस में, पेरीबिटलाइन स्पेस में, ये वही प्रक्रिया है। तो जब कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो कार्टिकल ग्रेन्यूल क्या करेंगे, ये अपनी साइज को बढ़ाते हैं और राउंड राउंड घूमने लगते हैं और जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होंगे तो वहां पे पेरीबिटलाइन स्पेस, ये जो स्पेस दिखाई देता है पेरीबिटलाइन स्पेस में कार्टिकल एंजाइम सिक्रीट करेंगे और ये कार्टिकल एंजाइम क्या करेगा, जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देगा। सिंपल सा बात है ये। ठीक है, चलो आगे, आगे है कोरोना रिएक्शन। अब ये कार्टिकल एंजाइम कोरोना के साथ रिएक्ट करेगा। द कार्टिकल एंजाइम, द कार्टिकल कौन, द कार्टिकल एंजाइम देन मॉडिफाइड एंड हार्डन द जोना पेलुसिडा, मॉडिफाई होगा और हार्ड करेगा जोना पेलुसिडा को। आगे द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन द जोना रिएक्शन, जोना रिएक्शन में कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से हैं देखिएगा, एंजाइम मॉडिफाई द, मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन, सॉरी मॉडिफिकेशन ऑफ द जोना पेलुसिडा टेक प्लेस ना, एंजाइम के वजह से एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होगा और जोना पेलुसिडा हार्डन हो जाएगा। पहला काम करेगा ये ना, दिस आर द फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या करेगा ये, दीज मॉडिफिकेशन इनएक्टिव द स्पर्म रिसेप्टर, जो ओवा के ऊपर स्पर्म के रिसेप्टर लगे हुए हैं उनको एक्टिव क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, प्रेजेंट ऑन द जोना पेलुसिडा, जो जोना पेलुसिडा के ऊपर स्पर्म को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर होंगे उनको इनएक्टिव करेगा। तीसरा काम ये होगा, एज रिजल्ट नो एडिशनल स्पर्म एंट्री या बाइंड टू द, बाइंड ORR पेनिट्रेट द एग, कोई एडिशनल स्पर्म ना एंटर करेगा, ना पेनिट्रेट करेगा, ना बाइंड करेगा किसके साथ, जोना पेलुसिडा के साथ। आगे दिस प्रिवेंट, नेक्स्ट होगा दिस प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, यह प्रक्रिया पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेगी और इंश्योर करेगी मोनोस्पर्मी ना फॉर द फर्टिलाइजेशन। इसीलिए यही कारण होता है कि एक ही स्पर्म फ्यूज करता है किसके साथ, यही कारण होता है कि एक स्पर्म फ्यूज करता है किसके साथ, फ्यूज करता है भैया जी, एक स्पर्म फ्यूज करता है ओवा के साथ। चलो आगे, स्ट्रक्चरल चेंजेज क्या होगा, स्ट्रक्चरल चेंजेज मेक द जोना पेलुसिडा हार्ड ना एंड इम्परमिएबल टू द एडिशनल स्पर्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज जो हुआ जोना पेलुसिडा में, वह जोना पेलुसिडा को हार्ड कर दिया और पॉलीस्पर्मी को रोक दिया। ठीक है, आगे कार्टिकल रिएक्शन प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, वही बातें दोबारा से, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है और उसके बाद क्या होगा, एंड एक्टिवेट द एग फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और फिर क्या किया है, अंडे को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा कि आगे की प्रक्रिया को प्रोसीड करो। ठीक है, फंक्शन है क्या कार्टिकल रिएक्शन का, प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, इंश्योर द मोनोस्पर्मी, हार्ड द जोना पेलुसिडा, इनएक्टिव द स्पर्म रिसेप्टर ना, स्पर्म रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द जोना पेलुसिडा इनएक्टिव कर देगा, एक्टिवेट द एग फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक, तो ये कार्टिकल रिएक्शन के फंक्शंस हो जाएंगे। चलो आगे, एंट्री ऑफ स्पर्म की बात करते हैं या स्पर्म एंट्री की ना, क्या है ये, एट द पॉइंट, देखो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द स्पर्म, स्पर्म सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ प्रोजेक्शन कॉल्ड कोन रिसेप्टर कहते हैं ना, कोन रिसेप्शन कहते हैं, ORR फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं।
जब एग जहां अटैच होने वाला होता है, ये मान लीजिए एग है, तो यहां स्पर्म इससे अटैच होने वाला, तो यहां इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन कहा जाता है इसको ना, या क्या कहा जाता है, कोन रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक, बात समझ में आया? आगे ये प्रक्रिया हो गई कोन रिसेप्टर विच रिसीव द, किसको, स्पर्म को वहीं से रिसीव किया जाता है, तो एंट्री यहीं से स्पर्म की होनी है। तो जब स्पर्म आता है तो सेकेंडरी oocyte भी इस तरीके का रिसेप्टर कोन बनाता है। आगे बात करेंगे, द डिजिटल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म डिवाइड एंड फॉर्म टू सेंट्रियोल, ओके, टू सेंट्रियोल which help to the formation of mitotic spindle required for the cell division ना। डिजिटल सेंट्रियोल माइटोटिक स्पिंडल बनाता है जो डिवीजन करने में पार्टिसिपेट कराता है। आगे मैमल के केस में, आगे द मैमेलियन सेकेंडरी oocyte जो मैमल के सेकेंडरी oocyte होते हैं उनके पास कोई सेंट्रियोल नहीं होते हैं, तो उनको डिजिटल सेंट्रियोल माइटोटिक डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, माइटोटिक डिवीजन के लिए, और मियोसिस के लिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रिक्वायर होते हैं, याद रखना है इसको। आगे कैरियोगैमी, हमने कैरियोगैमी आपको पढ़ा दिया है, पीछे आपने कैरियोगैमी पढ़ा था, सुन लीजिए इसको। कैरियोगैमी या एम्फीमिक्सिस क्या है, जब स्पर्म और ओवा ना, यहां देख लीजिएगा, इनके डायग्राम से समझा देते हैं। यहां पे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी गलतियां हैं, यहाँ पे इनको सही कर लीजिए। ये यन है, ये यन है, ठीक है। ये एक स्पर्म का न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये स्पर्म का है और ये ओवा का है, ठीक है ना, और दोनों ही क्या है, यन है। एक स्पर्म का है, एक ओवा का है, दोनों ही क्या है, यन है, हैप्लॉइड है। और क्या हुए, दोनों ने अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गए और दोनों के क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए। जब दोनों के क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए, इस प्रक्रिया को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। और जब फिर उसके बाद दोनों के क्रोमोसोम जुड़ते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाता है, क्रोमोसोम 46 हो जाते हैं, ठीक है, और ये 2n हो जाता है। ठीक, तो इन प्रक्रिया को कहते हैं कैरियोगैमी या एम्फीमिक्सिस कहते हैं। न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है तो उसको एम्फीमिक्सिस कहा जाएगा, ठीक है। और अगर आपका क्रोमोसोम बाइंड कर रहे हैं तो उसको ये एम्फीमिक्सिस कहा जाएगा। तो कैरियोगैमी न्यूक्लियस के फ्यूजन को कहते हैं। तो दोनों प्रक्रिया यहां पे हो रही है, ठीक। तो इस कैरियोगैमी को हम एक्सप्लेन आगे नहीं कर रहे। एक्टिवेशन आप एग की बात करते हैं ना, एग का एक्टिवेशन क्या है, ठीक है कि एंट्री ऑफ स्पर्म स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। जब स्पर्म की एंट्री होती है तो सेकेंडरी oocyte के मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, तेज हो जाते हैं ना, और एंड सबसिक्वेंशियल द जाइगोट, और वो जाइगोट में कन्वर्ट होते हैं एज अ रिजल्ट। और इसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है और प्रोटीन का निर्माण यानी प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज कर जाता है ग्रेडली, तेजी से, ठीक है। तो यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेलुलर रेस्पिरेशन बढ़ेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा, ठीक, ये प्रक्रियाएं हो जाएंगी। अब आगे क्या होगा, बिसाइड एक्टिवेशन ऑफ एग एंड बिसाइड एक्टिवेशन ऑफ एग अनदर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्पर्म इज टू ना डिलीवर, क्या डिलीवर करेगा, डिलीवर पेरेंटल डीएनए टू द एग। और उसने अपने पेरेंटल डीएनए मतलब अपना न्यूक्लियस भी एक्टिवेट हो गया अब सेकेंडरी oocyte, जब इन दोनों अटैच हुए, इसके बाद इसने अपना न्यूक्लियस उसको डिलीवर्ड कर दिया, दे दिया किसको, सेकेंडरी oocyte को। अब सिग्निफिकेंस क्या है एग एक्टिवेशन का, इनिशिएट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अगर एग एक्टिवेट होगा तभी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एग के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट होंगे तभी आगे की प्रक्रिया इनहांस होंगी। इनहांस द सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर रेस्पिरेशन यानी एनर्जी मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। स्टिमुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया भी स्टिमुलेट हो जाती है,
यानी बढ़ा दी जाती है, प्रोटीन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। आगे, प्रिपेयर द जाइगोट फॉर क्लीवेज, जाइगोट के अंदर डिवीजन होना शुरू हो जाता है, और डिवीजन होगा तभी तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। डिवीजन, क्लीवेज एंड फर्दर सेल डिवीजन। आगे, ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल जेनेटिक मटेरियल डीएनए, यानी इसके दौरान जेनेटिक मटेरियल डीएनए का भी ट्रांसफर किया जाता है। दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द एग एक्टिवेशन। यहां तक कहानियां आपकी क्लियर हो गई। अब इसके आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया कल स्टार्ट होगी। आज बस इतना ही है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको 1-2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएंगे, 2 या 3 दिन लगेंगे। ठीक, चलें। आज बस इतना ही, ठीक है। जो क्लास में एक बार रिप्लाई कर दें। ओके।